Hello friend, this is Manish and welcome to all Let's Study. So ये हमारी क्लास डे 1 है और ये बात बता के बहुत खुशी हो रही है कि अब से हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी बिल्कुल। अब हमारी बिल्कुल रेगुलर क्लासेस होंगी, चाहे वो थ्योरी की हो या वोकैब की हो। और जैसा हमने मैसेज डाला था, तीसरे दिन हम कोई भी कॉम्प्रिहेंशन का एक पार्ट लेंगे और उसे भी साथ के साथ कवर कर रहे होंगे। तो देखिए, ये हमारी क्लास है वोकेबलरी की। आपको बहुत अच्छे से पहले बात कर लेते हैं एग्जाम की। एग्जाम पैटर्न के अंदर थ्योरी के साथ साथ बहुत अच्छे से आपको पता है वोकेबलरी का पार्ट बहुत आता है। वोकेबलरी का वही मतलब है, देखिए वोकेबलरी भी अलग अलग चैप्टरों में डिवाइड है, ये समझ सकते हैं आप। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, उसमें एंटोनियम सिनोनिम्स होते हैं। इसी तरीके से रूट वर्ड एक अलग से टॉपिक होता है। एक हमारा ईडियम एंड फ्रेजेस होता है। तो देखिए, ईडियम एंड फ्रेजेस ऐसा, वो मतलब कह सकते हैं आप रूट वर्ड के बाद ईडियम एंड फ्रेजेस ऐसा है, मतलब मुहावरे होते हैं इसके अंदर। तो इन्हें समझने में बहुत इजीली रहते हैं और एग्जाम में आप देखोगे 25 में से कई 2 से 3 बार ईडियम एंड फ्रेजेस ही पूछ लेता है आपसे। ये 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं। और ईडियम एंड फ्रेजेस देखिए आपको कितने करने होंगे एग्जाम के लिए, लगभग आपको 1000 ईडियम फ्रेजेस कवर करने होंगे। मैं आपको वादा करता हूं कि जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी, लगभग 25 हमारी क्लास होंगी ईडियम एंड फ्रेजेस की। 25 हमारी क्लास होंगी। एक क्लास के अंदर हम 40 यहीं पे याद करेंगे और लिखेंगे। आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे 1000 हो जाएगा। और ये मेरा वादा रहा आपसे कि 1000 के 1000 आपको टिप्स पे हो जाएंगे। बस शर्त इतना होगा, आपको ये साथ के साथ लिखने होंगे। देखिए भाई, करने के लिए तो हम चाहते कोई भी एक बुक उठाते, मैं ऐसे ही लिख देता, पर उसमें इतना बेनिफिट नहीं है क्योंकि बुक एकदम कॉपीराइट हो जाएगा। ये जो इडियम फ्रेजेस हैं, ये अलग अलग जगह से और ना केवल बुकों से, जबकि जो जो PYQ प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो सब इसमें लिखा हुआ है। मैंने अलग अलग एक ईडियम फ्रेज में ये भी लिखा हुआ है कि कितनी बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ईडियम फ्रेजेस का मतलब जानते हैं, जो मुहावरे होते हैं। जैसे हिंदी में हम पहले बोलते थे नाचना आए नहीं आंगन टेढ़ा, ऐसा कुछ बोल देते थे। तो उसी तरीके से इंग्लिश में हमारे क्या होते हैं, ईडियम एंड फ्रेजेस बोलते हैं। देखिए सबसे पहला दे रखा है अ बॉल फायर। देखिए सबसे पहला ही हमारा जो ईडियम फ्रेज है वो है अ बॉल फायर। मतलब ऐसी बॉल जो फायर की तरह जाए। एक तो बॉल होगी देखिए जो धीरे धीरे जा रही है, पर ऐसी बॉल जो फायर की तरह जाएगी, उसका मतलब क्या होगा, एन एक्टिव और एनर्जेटिक पर्सन। ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो एकदम एनर्जेटिक हो, मतलब ताकत जिसमें भरी हुई हो, उसके लिए हम क्या ईडियम लगाएंगे, अ बॉल फायर। अ बॉल फायर का मतलब क्या हुआ भाई, एन एक्टिव एंड एनर्जेटिक पर्सन, उत्साही व्यक्ति, उत्साही जो हर एक काम को करने के लिए सबसे आगे हो, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, अ बॉल फायर। फायर का मतलब आपको अच्छे से पता है, आपने एक मूवी में देखा होगा पुष्पा झुकेगा नहीं, फायर ऐसा कुछ डायलॉग है उसमें, पुष्पा फायर है ना। तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं, पुष्पा पूरी मूवी में कैसा रोल कर रहा है, एकदम एक्टिव है वो, कुछ भी हो रहा है उसे फर्क नहीं है, वो एक्टिव और एनर्जेटिक पर्सन है। दूसरा हम देखते हैं बैक सीट ड्राइवर। देखिए बैक सीट ड्राइवर कौन होता है, वन हु गिव अननेसेसरी एडवाइस। ऐसा व्यक्ति जो अननेसेसरी, अननेसेसरी का मतलब क्या हुआ, मतलब बिना काम की या जिसका कोई वजूद ना हो, वन हु गिव अननेसेसरी एडवाइस, उसको हम क्या बोलते हैं, अ बैक सीट ड्राइवर। देखिए ऐसे आप समझ सकते हैं, आप जो बैक, बैक मतलब पीछे, और सीट जो पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ है, पर वो काम कैसा कर रहा है, एक ड्राइवर की तरह। अरे ब्रेक लगाओ, अरे आपका गियर, दूसरा गियर चेंज करो, अरे स्पीड स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। ये वैसे तो बंदा कुछ कर नहीं पाएगा, पर इसको क्या करना है, अननेसेसरी एडवाइस, कुछ ना कुछ कहना जरूर, सलाह जरूर देनी, बिना मांगे ही सलाह देने देता हो, उसे बोलते हैं अ बैक सीट ड्राइवर। आपको साथ साथ बोलना है मेरे, अ कप ऑफ टी। देखिए अ कप ऑफ टी का मतलब क्या हुआ, थिंक वन लाइक फेवरेट एक्शन। ऐसी कोई भी थिंक या ऐसा कोई भी एक्शन जो हमारा क्या हो, बिल्कुल फेवरेट हो, या मनपसंद चीज या काम, उसको हम क्या बोल सकते हैं, अ कप ऑफ टी। जैसे मेरा पढ़ाना एक बहुत अच्छा पैशन है या मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अ कप ऑफ टी। इसका मतलब क्या हुआ,
फेवरेट एक्शन, उसके बाद लिखा हुआ है अ डेड डक। अ डेड डक इसका मतलब हुआ अ थिंग दैट इज यूजलेस। देखिए डाइड का मतलब क्या हुआ, जो मरा हुआ है। अब मरा हुआ है वो कभी यूज में आ सकता है, वो कभी यूज में नहीं आएगा। अ थिंग दैट इज यूजलेस, वह व्यक्ति या वस्तु जो बेकार हो। जो व्यक्ति या वस्तु वो किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ क्या है, एक मरे हुए की तरह है, या उसका कोई काम नहीं है, तो हम उससे क्या बोल सकते हैं, आप डाइड डक का नाम दे सकते हैं। अ बैड एग, अगला आइडियम हमारा दे रखा है अ बैड एग। इसका मतलब क्या हुआ, समवन हु इज डिसऑनेस्ट। देखिए इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, बैड एग, एक हैन क्या करती है, मुर्गी का काम क्या होता है, एक अंडे देने का काम होता है मुर्गी का, है ना। अब मुर्गी ने अंडे दिए, मान के चलो 5 अंडे दिए, 5 मुर्गी ने अंडे दिए। अब 5 में से एक अंडा क्या हो गया, बेकार निकल गया। अब जो बेकार होगा उसका मतलब क्या होगा, समवन हु इज डिसऑनेस्ट। मतलब जो सारे तो हैं, चारों अंडे ठीक है, पर एक अंडा बेकार है, उसका मतलब क्या हुआ, बेईमान व्यक्ति। जो ऐसे व्यक्ति जो समाज के अंदर बेकार काम कर रहे हो या झूठ बोलने का काम कर रहे हो, उनको हम क्या बोल सकते हैं, आप बैड एग। अगला हमारा इडियम फ्रेज दे रखा है अ बैक शिप। अ ब्लैक शिप, सॉरी, अ ब्लैक शिप। अब ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है, देखिए आपने बहुत अच्छे से देख रखा होगा, शिप बतख, बतख को बोलते हैं हम शिप। शिप एकदम वाइट होते हैं, है ना। बतख आपने जितने भी देख रखे होंगे वाइट होते हैं, कुछ कुछ ब्लैक भी होते हैं। पर जब हम बात करते हैं ब्लैक शिप, उसका मतलब क्या हुआ, अ डिसग्रेस फॉर द फैमिली, परिवार के लिए कलंक। एक परिवार के लिए जो कलंक होता है ना, जैसे 4 भाई हैं एक घर के अंदर, एक नेवी के अंदर है, एक इंडियन आर्मी में है, एक भाई, एक ने अपना बिजनेस कर लिया, उसको दुकान कर रहा है, उसका मतलब अच्छा, उन दोनों से ज्यादा इनकम बिजनेस की है। अब तीसरा वाला जो भाई है उसका बिजनेस हो गया, जो चौथा भाई है वो क्या कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है ये सब पैसे कमा के लाए और मैं इनका बिना मेहनत का ही खाऊं पीऊं और ऐश करूं। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, परिवार के लिए कलंक कहलाएगा, क्योंकि तीनों भाई कामयाब हो गए, चौथा क्या है, ब्लैक शिप है, वो उस घर के लिए वो क्या है, ब्लैक शिप। आगे लिखा हुआ है बेली लाफ। देखिए बेली लाफ, बेली से क्या मतलब समझ रहे हैं आप, बेली आपको बहुत अच्छे से पता है बेली का मतलब, बेली का मतलब आप वैसे तो समझे नहीं है। अब बोलते हैं आपसे बेली डांस का मतलब क्या होता है। बेली डांस का मतलब वो होता है जो डांस जिसमें से आवाज निकले, है ना। दुबई के अंदर ये डांस कराया जाता है, आपको अच्छे से पता है। अब हम बात कर रहे हैं बेली लाफ की। बेली लाफ, देखिए बेली डांस होता है, छन छन की आवाज आती है, आपको पता है बहुत अच्छे से, है ना। मैंने तो कभी देखा नहीं, सुना ही है मैंने। अब बेली लाफ इसका मतलब अ लाउड लाफ, मतलब ऐसी लाफ, जब डांस की बात हो रही है तो डांस की आवाज आएगी, पर अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, बेली लाफ की। तो आवाज किसकी आएंगी, अ लाउड लाफ, मतलब हंसने की तेज आवाज आना। ठेठा मारते हुए हंसना, बोलते नहीं है, अरे ये तो ठेठा मार के हंस रहा है। या आपने देखा होगा राहुल धानल, राहुल धानलिया ऐसे कुछ ऐसा नाम है, वो कैसे बोल देता है जय बाबा की, और ऐसा सब मतलब बोल के बहुत तेज हंसते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बेली लाफ बोलते हैं उसको, है ना। आगे हम देखते हैं अगला इडियम हमारा दे रखा है अ बेड ऑफ थ्रोन्स। अ बेड ऑफ थ्रोन्स, उसके आगे दे रखा है बेड ऑफ नील्स, अ बेड ऑफ रोजेस। देखिए बेड ऑफ थ्रोन्स, थ्रोन्स का मतलब क्या समझते हैं आप, पत्थर, मतलब एक ऐसा बेड है जिसमें पत्थर पड़े हुए हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ, समझ के देखिए, बेड है, आपको बोल दिया जाए कि इस पे पत्थर पड़े हुए हैं और आपको सोना है, आप सो पाओगे, नहीं सो पाओगे। उसका मतलब क्या होगा, फुल ऑफ डिफिकल्टीज। आप देखोगे, आप पैर सीधा करोगे, घुटने में लग गई आपके, आप थोड़ी देर बाद ऐसे करवट लोगे, अपना हाथ इधर करोगे, फिर हाथ में लगेगी, क्योंकि पूरा बेड ही किससे भरा हुआ है, पत्थरों से। तो फुल ऑफ डिफिकल्टीज, बिल्कुल फुल ऑफ डिफिकल्टीज है, कठिनाइयों से भरा हुआ है। अब बेड ऑफ नेल्स, पर आपसे थोड़ी देर बाद आपको उठा के ये बोल दिया जाए, भाई अब यहां से उठो, अब आप क्या करो, बेड ऑफ नेल्स, ऐसी जगह पे सो जाओ, इस बेड पे सो जाओ जिसपे खाली नेल्स पड़े हुए हैं, नखून पड़े हुए हैं, है ना। तो आप देखोगे, चलो पत्थर से अच्छा तो नखून ही सही, पर नखून में कुछ देर बाद देखोगे आप प्रॉब्लम सिचुएशन
आने लगेगी। अब प्रॉब्लम सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन प्रॉब्लम आने लगेगी, वो दिखने में तो ऐसे लगेगी कुछ नहीं है, पर छोटी छोटी कठिनाइयां आने लगेंगी। कठिन परिस्थिति मतलब दिखने में दूर से लगेगा कि ये तो ठीक है, पर वो कठिन परिस्थिति हो जाएगी। फिर बज गए सुबह के 4, आपसे बोल दिया आप उठो, आप सो जाओ, आप बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस पे सो जाओ। अच्छा, रोज रोज का मतलब क्या होता है? फूल, गुलाब, है ना। आपसे बोल दिया कि गुलाब का भाई अच्छे से सजा हुआ है एक बेड है, और उस पे जाओ, केवल आपको सोना है, और सुबह से 4 बजे से लेके केवल आपको 6 बजे तक ही सोना है। आप क्या करोगे? एकदम प्लीजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ हो जाएगी आपकी, एकदम प्लीजेंट लाइफ जियोगे आप, चाहे 2 ही घंटे क्यों ना मिले। आप वो पहले का टाइम भूल जाओगे। आप याद रखोगे कि भाई एक ऐसा बेड मिला था जिसपे गुलाब पड़े हुए थे, है ना। एकदम बेड ऑफ रोजेस का मतलब वो प्लीजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की सुखद स्थिति। आपको अच्छे से पता है जीवन की सुखद, जो सुख की स्थिति कब आती है? ये रोज जो होते हैं, इससे बेड कब सजाया जाता है? जब भी क्या होती है? शादियां होती है। शादी के बाद क्या करते हैं? बेड को अच्छे से सजा देते हैं। अब देखिए, आपका इनमें से कौन सी लाइफ चल रही है? आपकी चल रही है बेड ऑफ थ्रोन्स, फुल ऑफ डिफिकल्टीज से जूझ रहे हो अभी आप। अब आप पढ़ने लगोगे, अब से पढ़ना स्टार्ट करोगे, फिर आप आओगे बेड ऑफ नेल्स पे, थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा नहीं आएगा, और जो दोबारा रिवाइज करेगा या बार बार पढ़ता रहेगा, वो डायरेक्ट कहाँ पे पहुंच जाएगा? बेड ऑफ रोजेस पे। इंतजार हो रहा है आपका, ये समझ लेना आप। तो एक बार इन्हें दोबारा रिवाइज करो और अपने हाथों से इन्हें एक एक चीज को लिखो, फिर आगे लिखते हैं और समझते हैं। तो आगे जो हमारे इडियम एंड फ्रेजेस लिखे हुए हैं, देखिए 11 नंबर का है वो ऑल थम्स। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? वेरी ऑकवर्ड पर्सन। वेरी ऑकवर्ड पर्सन कौन हुआ? बहुत अनाड़ी। मतलब ऐसा समझिए आप, एक आदमी से बोला कि भाई अपना साइन कर दो, उसने बोला है ये क्या हुआ, साइन तो मुझे आता नहीं है। उसने कहा एक काम करो, अंगूठा लगा दो। अब वो आदमी ऐसा था, उसे ये भी नहीं पता कि मैं अंगूठा कौन सा लगाऊं। उसने अपने ऑल थम्स, अपनी सारी उंगलियां, अपने सारे दोनों अंगूठे आगे कर दिए। तो उससे एक हमारा ईडीएम बना क्या? ऑल थम्स। जहाँ ऑल थम का मतलब क्यों? ऑकवर्ड पर्सन। ऑकवर्ड का मतलब बहुत अनाड़ी, विचित्र, पागल टाइप का आदमी। तो ऑकवर्ड पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑल थम्स। जिसने उसे बोला साइन कर दो, उसने सारे हाथ आगे कर दिए, करवा लो जो करवाना है। ऑल एगो। अगो आपको देखिए, सबसे पहले तो एगो हमारे क्या, एक एडजेक्टिव है। अगो हमारे क्या काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। अब एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी की विशेषता बताता है। अब अगो हमारा एक एडजेक्टिव है और उसका मतलब क्या होता है? एक्साइटेड। अब देखिए ऑल अगो मतलब वेरी एक्साइटेड टू नो समथिंग। ऑल अगो का मतलब क्या हुआ? वेरी एक्साइटेड टू नो समथिंग। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही एक्साइटेड हो, किसके लिए? सब चीज जानने के लिए, बहुत उत्साहित। ऐसा कोई व्यक्ति, जैसे ऐसा कौन होता है सोसाइटी के अंदर जो चुगलियां करता है ना, आप उसे देखोगे बहुत उत्साहित होता है। कहीं भी बात चल रही होती है, वो 1 सेकंड लगाता है इधर से उधर जाने में। वो क्या करता है? वो ऑल एगो है, वेरी एक्साइटेड टू नो समथिंग। कुछ भी चीज जानने के लिए वो क्या है? एक्साइटेड रहता है। अब देखिए अगला हमारा इडियम है ऑल मून्स। देखिए ऑल मून्स का मतलब ऑल मून शाइन। ऑल मून शाइन का मतलब क्या हुआ? ये जितनी भी रोशनी आपको दिखाई दे रही है ना, सब तोड़ लाएंगे। अभी किसके लिए बोलते हैं ये लाइन? आपको अच्छे से पता है, ये जितनी भी रोशनी, लाइट, चांद, तारे, सब आपके लिए ला के दे देंगे। इसका मतलब क्या होता है? कंप्लीटली फॉल्स। भैया कोई ला सकता है चांद तोड़ के? पर तुम तो अपना चांद साथ लेके घूमते हो। ऑल मून साइन का मतलब क्या हुआ? कंप्लीटली फॉल्स, जो बिल्कुल बेकार हो, केवल काल्पनिक बकवास। ऐसी बकवास जो सिर्फ काल्पनिक हो। काल्पनिक मतलब सिर्फ दिमाग से सोची गई हो। किसी ने बोला मैं तेरे लिए चांद तोड़ के ला दूंगा, ऐसा हो सकता है? वो क्या है? एक कंप्लीटली फॉल्स है। और उसी से हमारा इडियम बना ऑल मून साइन। ऑल ग्रीक एंड लैटिन, इसका मतलब क्या हुआ? ऑल ग्रीक एंड लैटिन,
देखिए मैं आपके सामने बोलता हूं, ग्रीक का एक वर्ड बोलता हूं, लैटिन का एक वर्ड बोलता हूं, जैसे क्यामोसिया। क्यामोसिया आपको समझ में आया है क्या लिखा हुआ है? पर मैं यहां लिख देता हूं क्या मोसिया, कियामोसिया, ये एक वर्ड हो गया। अब मैं बोल रहा हूं ग्रीक एंड लैटिन दोनों वर्ड है, आपको समझ में नहीं आया। ऑल ग्रीक एंड लैटिन का मतलब क्या हुआ? समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। मैं बोलता जा रहा हूं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इम्पॉसिबल है। ग्रीक और लैटिन जब वो हमारी भाषा ही नहीं है तो हम उसे क्यों समझ पाएंगे? और जिसे समझना मुश्किल है वो हमारा क्या आएगा? ऑल ग्रीक एंड लैटिन का मतलब क्या हुआ? इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, समझने में कठिन। अगला लिखा हुआ है ऑल गो। मैं बोल देता हूं ऑल गो, इसका मतलब क्या हुआ? कोई मेरे से बोल रहा है, मैंने बोल दिया ऑल गो, ऑफिस की छुट्टी हो गई, ऑफिस की छुट्टी का टाइम हो रहा है। मान के चलो एक ऑफिस है, ऑफिस की छुट्टी का टाइम हो रहा है, 20 मिनट पहले मैं बोल देता हूं ऑल गो, या वहां का मैनेजर बोल देता है ऑल गो। सब क्या करेंगे? मूविंग एट फुल स्पीड, मूविंग कर देंगे, वहां से भाग जाएंगे सब छोड़ छाड़ के। बहुत व्यस्त, हिंदी क्या होगी इसकी? बहुत व्यस्त दिखाना हो। देखिए एग्जाम के अंदर आपसे इंग्लिश पूछेगा ना कि हिंदी पूछेगा, ये हिंदी तो एक रिलेट करने के लिए है, ये इसका कुछ हिंदी मीनिंग वर्जन देने के लिए। ऑल गो का मतलब हुआ मूविंग ऑफ फुल स्पीड, मूविंग एट फुल स्पीड। मैं बोल दूं ऑफिस में ऑल गो, इसका मतलब हेल्पर, वर्कर, स्वीपर, मैनेजर, डायरेक्टर, ऑपरेटर, जितने भी उसके अंदर काम कर रहे हैं ना, वो सब क्या करेंगे? मूविंग कर जाएंगे एकदम फुल स्पीड में। अ डार्क हॉर्स, देखिए भाई एक घोड़ों की रेस लगती है और उसके अंदर क्या होता है? बहुत अलग अलग अरेबिक के अलग घोड़े होते हैं, फ्रांस के अलग होते हैं, जर्मन से अलग अलग आए होते हैं। एक हमारे यहाँ का घोड़ा पहुंच जाता है। आपको पता है हमारे यहाँ रंग कैसा रहता है? इंडिया में कैसा कलर पाया जाता है? पक्का रंग पाया जाता है, पक्का एकदम, जैसे हमारा है गेहुआ रंग है ना, पक्का रंग होता है। डार्क हॉर्स, हमारा इंडिया का घोड़ा भी रेस में था। सब देख के बोलने लगे भैया ये काला है, ये तो जम ही नहीं रहा। पर देखते ही रेस स्टार्ट हो गई और रेस जैसे ही फिनिश लाइन पे पहुंचने वाली थी, सबसे आगे कौन जीत गया? इंडिया का वो काला ही घोड़ा जीत गया, है ना। तो आपको पता है अनएक्सपेक्टेड विनर, ऐसा विनर जिससे एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहा था, जिससे उम्मीद ही नहीं लगाई जा रही थी, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? अ डार्क हॉर्स। जैसे कि क्लास के अंदर या कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका लगता ही नहीं है भैया ये पास भी हो जाएंगे, पर वो कई बार ऐसा करते हैं अच्छे नंबर लिया ला देते हैं, तो उसके लिए हम क्या आइडियम लगाएंगे? अ डार्क हॉर्स है भैया, ये तो बहुत डार्क हॉर्स निकला है यार हमारी क्लास में। आर्गोज आइज, आर्गोज आइज का मतलब क्या हुआ? एक्सट्रीमली ऑब्जर्वेंट। आर्गोज आइज एक्सट्रीमली ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? किसी पे निगाह लगाना, ऑब्जर्व करना, देखना। अब एक्सट्रीमली का मतलब बहुत ध्यान से देखो। आर्गुस गुस, आप रिलेट करना। हमारे यहाँ तो बोल देते हैं, मेरे से किसी ने नहीं बोला, मैंने सुना था कि घूस की आंखन से देख रहा है, ये घूस की आंखों से देख रहा है तू, ना जावे परे को, ऐसे बोल देते हैं। घूस की आंख से देखना मतलब एकदम निगाह गड़ा के किसी चीज को देखना, तो हम क्या बोल देते हैं? घूस की आंखों से देख रहा है, यहाँ से नहीं जाएगा उधर। आर्गूस आइज का मतलब हुआ एक्सट्रीमली ऑब्जर्वेंट, मतलब तेज निगाह वाला, जिसकी निगाह भैया इतनी तेज है कि वो ट्रेन में भी देख देगा कि कौन बैठा है और कौन नहीं बैठा। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? आर्गोज आइज। अ डेफ्ट एज अ ब्रश, अ डेफ्ट, डेफ्ट का मतलब क्या होता है? एक पागल टाइप का। एज ब्रश, अब देखिए ब्रश का मतलब कहीं पे भी यूज कर लेते हैं। ब्रश देखिए ऐसे ये रिलेट करना, ब्रश क्या करता है हमारा? पॉलिश करने का काम करता है। ब्रश हमारा क्या काम करता है? पॉलिश। पॉलिश आप जानते हैं, शूज पे पॉलिश करते हैं, पहले लेदर की जैकेट चलती थी उस पर पॉलिश की जाती थी, पर अब पॉलिश शूज पे ही करते हैं। तो ब्रश का काम क्या होता है? पॉलिश। अब पॉलिश से हमारा वर्ड बना फुलिश, वेरी फुलिश। अ डेफ्ट एज अ ब्रश, उसका मतलब क्या हुआ? बहुत पागल, ऐसा व्यक्ति जो बहुत पागल हो। अब देखिए आपको क्या बोलना है, ऐसा नहीं बोलना कि तू बहुत पागल है, आपको बोलना होगा एज डेफ्ट एज अ ब्रश। अ हाउस ऑफ अ कार्ड्स, देखिए बचपन में हम क्या करते थे?
कार्ड्स लेते थे, पत्ते होते हैं, उनसे घर बनाते थे ऐसे ऐसे। एक कार्ड खड़ा करा, फिर एक, फिर एक, फिर धीरे से एक एक पत्ता उस पे लगाते थे बहुत ध्यान से। फैन लाइट पंख सब बंद कर देते थे, फैन भी बंद, टीवी कूलर वूलर सब, क्योंकि ध्यान कहाँ होना चाहिए यहाँ पे। फिर एक और लाइन बनाते थे, फिर भाई एक और लाइन, फिर आगे क्या करते थे, एक इसके ऊपर खड़ा करते थे। फिर थोड़ी देर बाद ऐसे 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 करके हम क्या महल बना देते थे पूरा, है ना। और बोलते थे भाई ये मेरा घर हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, अ हाउस ऑफ कार्ड्स, मतलब मेरा ताश का घर है। अ प्लान दैट इज वेरी वीक। अब ये हम ऐसा क्यों, लाइट क्यों, मतलब जो फैन होता था क्यों बंद करते थे, क्योंकि ये जो कार्ड्स है ना वो बहुत हल्के होते थे, हवा लगते ही गिर जाते थे। इसका मतलब अ हाउस ऑफ कार्ड्स, अ प्लान दैट इज वेरी वीक, ऐसा कोई भी प्लान जो बहुत वीक हो, बहुत कमजोर हो, तो उसके लिए हम ईडियम लगाते हैं अ हाउस ऑफ कार्ड्स। अब हमारा अगला ईडियम है अ बाइट एट द चेरी। एक बाइट लिया, बाइट मतलब चबाना या खाना चेरी को, उसका मतलब क्या हुआ, एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग, मतलब ऐसा कुछ अटेम्प्ट मतलब प्रयास किया गया जिसमें किसी काम को करने के लिए, ये कोई काम करने के लिए प्रयास किया गया, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, बाइट एट द चेरी। अच्छा, मतलब उसने बाइट किया मतलब खाया, पर चेरी को ही क्यों खाया, है ना। सोचने वाली बात है। बाइट के लिए तो वो एप्पल भी खा सकता है, या बनाना भी खा सकता है, पपाया भी खा सकता है, या खाने के लिए वो कीवी भी खा सकता है। गाइस मतलब देखिए आप, एकदम से यहाँ पे रखा हुआ था टेबल पे, कीवी भी आ गया क्लास में, है ना। अब देखिए, अब बाइट एट चेरी, अच्छा कीवी भी दे सकते हैं, कीवी भी चेरी की लेवल का फ्रूट है ना, कीवी भी उसी लेवल पे आता है। अब देखिए चेरी कैसा होता है, रेड कलर का होता है, मतलब ऐसा प्रयास करा गया जिसमें मतलब डू समथिंग, ऐसा अटेम्प्ट किया गया जो हो तो सही काम पर बहुत अच्छा हो, किसी मौके का लाभ उठाना, किसी मौके का लाभ उठाना, तो उसका मतलब क्या हुआ, अ बाइट एट द चेरी, मतलब मौका मिला हुआ और उसका लाभ उठाना, तो अ बाइट एट द चेरी। इनको आप देखिए ऐसे आप बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, एक बार लिख लिख के देखिए, और आप हिंदी ना इनकी अपनी अपनी लैंग्वेज में बनाइए, कोशिश करिए। मस्त माहौल बन गया भाई, एकदम लाइट ज्यादा हो गई तो थोड़ा स्पेक्स लगाने पड़ रहे हैं। आगे समझते हैं 21 हमारा इडियम और फ्रेज क्या कहता है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। देखिए बोल्ट का मतलब क्या होता है, बोल्ट का मतलब आपको पता है करंट से हम रिलेट करते हैं, बोल्ट को हम रिलेट करते हैं करंट से। और ब्लू को आप समझते हो एक ओशियन हो गया, एक रिवर हो गया, एकदम एकदम आप समझिए एक ओशियन में से बोल्ट निकले, करंट निकले। इज इट पॉसिबल कि किसी पानी में से करंट निकले, मतलब पानी से करंट तो बनाया जा सकता है, पर एक ओशन में से करंट निकले, तो वो क्या कहलाएगा, इडियम हमारा क्या मतलब हुआ, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जिसका कोई एक्सपेक्ट, जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती, ऐसा कोई इवेंट होना, वो हमारा क्या कहलाएगा, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। देखिए ये हमारा इडियम 25 बार एग्जाम में पूछा गया है, और जितने अभी तक आपने पढ़े ना उसमें से कई ऐसे इडियम है जो लगातार कई बार पूछे गए हैं। जैसे ब्लैक हॉर्स वाला था, वो 5 बार पूछा गया है। इसी तरह इसका हिंदी में समझना, कुछ जो अचानक हो, जो एकदम से जिसके बारे में कुछ पता ना हो, एकदम अचानक से हो जाए, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, अ वर्ड फ्रॉम द ब्लू, मतलब अचानक से एकदम कुछ करंट निकल जाना, पावर निकलना। एन आई फ्रॉम एन आई, देखिए आई फ्रॉम एन आई, आपने एक सुना होगा आंख के बदले आंख चाहिए। एक देश है वहां पे क्या होता है, मतलब जो भी आप, ईरान है आई थिंक, मतलब जो भी आप पनिशमेंट करोगे ना, गवर्नमेंट मतलब जो भी आप क्राइम करोगे, तो सरकार या वहां की पुलिस आपसे वही सेम एज इट इज वही करेगी। जैसे बोल देते हैं अगर आप किसी का हाथ काटोगे तो सरकार पकड़ के आपका क्या करेगी, हाथ ही काट देगी। तो ये सेम वही है, एन आई फॉर एन आई, मतलब आंख की बदले में आंख। देखिए पनिशमेंट शुड बी इक्वल टू द क्राइम, जो पनिशमेंट शुड बी इक्वल, जो पनिशमेंट है ना वो बिल्कुल इक्वल ही दी जाएगी क्रिमिनल को, सामान के बदले सामान, सामान के बदले सामान। इसका हिंदी हो गया, जैसे भैया आप चुरा के भागे हो 500 रुपए, तो आपसे सरकार वसूल करेगी 500 रुपए। आप बाइक लेके भागे हो, सरकार आपसे बाइक ही लेगी।
तो इसका मतलब क्या हुआ, एन आई फॉर एन आई, मतलब आंख के बदले आंख, पनिशमेंट शुड बी इक्वल टू द क्राइम। एन ओपन बुक, भैया आपने कई बार देखा होगा ऐसे बोलते थे ये तो खुली किताब है, कहीं भी कुछ भी पूछ लो, कहीं भी कुछ भी, हर चीज का आंसर दे देता है। इसका मतलब क्या हुआ, अ पर्सन हुज थॉट इजीली टू रीड, ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसके थॉट मतलब जिसके विचार होते हैं ना इजीली हम रीड कर पाए। जैसे वो सामने खड़ा हुआ है, हम देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा, वो अपने भाषण देने लगा, अपने ज्ञान देने लगा है, तो लोग क्या करेंगे, यार ये तो इजीली हम इसे समझ सकते हैं, क्या है, बहुत सरल व्यक्ति हो गया वो, है ना। ज्यादा बोलने वाले हमेशा क्या कहलाते हैं, सरल व्यक्ति कहलाते हैं। एंड अलादीन स्केव, देखिए अलादीन स्केव आपसे 5 बार एग्जाम में पूछा गया है। अ प्लेस ऑफ वैल्यूएबल और थिंग्स, ऐसी जगह या ऐसी कोई चीज जिसकी कोई अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू हो, ये कीमती कोई चीज, उसके लिए क्या बोलेंगे, अलादीन स्केव। अलादीन, आपको पता है अलादीन कौन होता है, अलादीन जिसका चिराग होता है, चिराग घिसके अलादीन निकल के आता है, तो वही अ प्लेस ऑफ वैल्यूएबल और थिंग्स, किसी जगह की कोई मतलब महंगी चीज या कोई महंगा उपहार, वो क्या कहलाएगा, अलादीन स्केव। अ बॉन्ड टू पिक, अब बॉन्ड टू पिक का मतलब क्या हुआ, देखिए बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, हड्डी, और पिक मतलब उठाना। एक आप हिंदी में देखते हो, अक्सर हर कोई बोल देता है पड़ी लक्कड़ उठा ले रहा है ना, या पड़ी लक्कड़ उठाना, इसका मतलब क्या होना, आफत मोल लेना। सामने से बैल को लाल चद्दर दिखाना, उसका भी मतलब क्या हुआ, आफत मोल लेना। पड़ी लक्कड़ उठा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब अभी तो वो सिचुएशन कुछ ऐसी लड़ाई हुई नहीं, पर अगर तुम वो काम कर दोगे तो लड़ाई होने के चांस बहुत ज्यादा है। उसी का सेम मतलब क्या हुआ, वहां हम लकड़ी बोल देते हैं, बॉन होता है इंग्लिश में। अ बॉन टू पिक, एग्री अबाउट समथिंग, एक तो बंदा हो गया, एक आदमी, अ मैन एंग्री अबाउट समथिंग, वो एंग्री है, वो बहुत गुस्सा है, एंड वांट टू डिस्कस इट, और वो जो गुस्सा है ना उस बात को लेके वो डिस्कशन करना चाहता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसका मतलब क्या होता है, अ बॉन्ड टू पिक। यहाँ हिंदी इसकी लिखी हुई है, झगड़े की जड़ होना, मतलब किसी बात का झगड़ा हुआ और उसकी जड़ बनना, इसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड टू पिक। बूसम फ्रेंड, अब बूसम फ्रेंड का मतलब क्या हुआ, अ वेरी क्लोज फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र। बूसम, बूसम देखिए, जो हमारे यहाँ हरियाणा कल्चर के हैं या वेस्टर्न यूपी साइड के वो बच्चे हैं, वो अच्छे से समझेंगे। बरसम, बरसम में कौन जाता है हमारे साथ, बरसम जब फसल होती है तो बरसम के अंदर कौन जाता है, फ्रेंड ही जाता है, क्योंकि भाई वही वहां जा सकता है और कोई नहीं। अ वेरी क्लोज फ्रेंड, अब हर कोई दोस्त भी नहीं जाएगा, सिर्फ बरसम के अंदर वही फ्रेंड जाएगा जो बहुत ज्यादा क्लोज है आपके, है ना। तो अ बोसम फ्रेंड, अ बरसम फ्रेंड, इसका मतलब वेरी क्लोज, मतलब इतना क्लोज कि आपके बारे में हर एक चीज उसे पता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज फ्रेंड बोलते हैं। अ बाउल ऑफ चेरीज, इसका मतलब एक बाउल बना हुआ है, देखिए भाई ये हमारा क्या हो गया, एक बाउल बन गया, कटोरा है, अब इसके अंदर कुछ ना कुछ चेरीज रखी हुई है ना, इसका मतलब क्या हुआ, लाइफ इज वंडरफुल एंड प्लीजेंट, जो हमारा जीवन है ना वो वंडरफुल मतलब बहुत अच्छा, प्लीजेंट बहुत अच्छा, बहुत कुछ जीवन होना, मतलब बहुत अच्छा जीवन होना। अब बाउल ऑफ चेरी का मतलब क्या हुआ भाई, एक बाउल है, एक बाउल के अंदर देखिए एक जगह तो रखे हुए हैं अलग अलग फ्रूट्स रखे हुए हैं, पर सबसे अच्छा जो मतलब बढ़िया है ना वो चेरी माना गया है। तो चेरी, बाउल ऑफ चेरी का मतलब क्या हुआ, लाइफ इज वंडरफुल, जिसका जीवन बहुत अच्छा है, उसके लिए हम बोलेंगे बाउल ऑफ चेरी। एडम्स एल, देखिए एडम्स एल, इसका मतलब क्या हुआ, टर्न ऑफ वाटर, जो मैं दोबारा वही बात कहूंगा जो हरियाणा से है ना, देखिए हमारे ध्यान से समझना, एडम्स एल, आली, आली नहीं लग रहा ये आली, तो आपको अच्छे से पता है आली किसको बोलते हैं, जो गीली चीज होती है, अरे ये तो आली हो रही है। आली का मतलब क्या होता है, जो गीली होती है, और गीली हमेशा किससे होती है, पानी से, वाटर, आली है ना, आली है, मैंने बैठ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये गीली है, इसमें मैं नहीं बैठ रहा। इसका एडम्स एल, ए की जगह आली, एडम्स आली, आली मतलब टर्म ऑफ वाटर, जहां पे भी हम बात कर रहे हो वाटर की तो क्या बोल सकते हैं, एडम्स एल।
एप्पल ऑफ समवन्स आई। भाई देखो, एप्पल ऑफ समवन आईज इसका मतलब हुआ वो किसी की आंखों का तारा होना, किसी की आंखों का एप्पल होना मतलब फ्रूट होना। एप्पल ऑफ समवन्स आई, समवन हु इज ग्रेटली लव्ड मतलब ऐसा कोई व्यक्ति किसी को बहुत अच्छे से प्यार करे, बहुत ज्यादा प्यार करे, तो उसके लिए वो क्या बोल सकता है? एप्पल्स ऑफ समवन आई, किसी के आंखों का तारा। हिंदी में बोल नहीं देते आंखों का तारा हो। हाँ, अक्सर हम बोल देते हैं आंखों का तारा हो, इसका मतलब जो आंखों के आगे से हटने वाला नहीं, आप वो हो, आंखों के तारे हो आप। एप्पल्स ऑफ समवन आई मतलब किसी के आंखों का तारा बनना। अब ब्रोकन रीड, देखो रीड का मतलब क्या होता है? हमारी बैकबोन, क्या बोलते हैं? रीढ़ बोलते हैं ना, रीढ़ की हड्डी। आपको देखिए, रीढ़ नहीं बोलते, रीढ़ की हड्डी जिसके अंदर अलग अलग छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों को ही हम वर्टिब्रे कॉलम्स वर्टिब्रे बोलते हैं। कॉलम्स वर्टिब्रे, कितनी वर्टिब्रेज है हमारी? 33 पेयर ऑफ जॉइंट्स है, मतलब जॉइंट्स के पेयर बने हुए हैं ऊपर से लेके नीचे तक। अब देखिए, अब ब्रोकन रीड जिसकी हड्डी टूटी हुई है, क्या वो सपोर्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। भाई जिसकी भी हड्डी टूट गई ना, वो उसकी कभी कोई सपोर्ट ही नहीं बन पाएगी, और जिसकी सपोर्ट नहीं बन पाएगी वो कैसा होगा? सपोर्टलेस हो जाएगा, ना उसकी कोई मदद करेगा, ना वो अपना काम ठीक से कर पाएगा। अब वीक सपोर्ट, ब्रोकन रीड का मतलब क्या हुआ? अब वीक सपोर्ट, कमजोर व्यक्ति या वस्तु, ऐसा कोई भी चीज या कोई भी वस्तु जो बहुत ज्यादा कमजोर हो, तो हम क्या बोल सकते हैं? अब वीक सपोर्ट, अ ब्रोकन रीड। जिसकी ब्रोकन रीड मतलब जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, तो कैसे ही स्ट्रॉन्ग हो पाएगा? वो तो वैसे ही वीक हो जाएगा। और जब वो वीक ही है तो उसकी कोई सपोर्ट बन पाएगी? नहीं, उसकी कभी कोई सपोर्ट नहीं बन पाएगी। एक बार आप इन्हें लिखिए, फिर आगे करते हैं। 10 और रह गए, उसके बाद हमारी ये क्लास फिनिश हो जाएगी। अब हमारे जो अगले इडियम एंड फ्रेजेस हैं उन्हें पढ़ते हैं। देखिए हम, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब क्या हुआ? देखो, कोऑर्डिनेशन, आपने देखा कोऑर्डिनेशन वर्ड, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? जब दो चीजों का आपसी समझौते अच्छे हो। कोऑर्डिनेट करना मतलब दोनों का बैलेंस बना के रखना। अब कोड वही वाला है और आगे लिखा हुआ है डिस, डिस्कॉर्ड मतलब किसी का कोऑर्डिनेशन मतलब आपसी संबंध बिगड़ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एप्पल ऑफ, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मतलब किसी का डिसएग्रीमेंट, कोई चीज का समझौता ना होना। ऑब्जेक्ट दैट कॉजेज डिसएग्रीमेंट, ऐसे ऑब्जेक्ट जिससे डिसएग्रीमेंट हो, मतलब जो आपसी एग्रीमेंट हो है ना वो खराब हो जाए, उसका मतलब ही क्या हुआ? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब विवाद का कारण बन जाना, विवाद का कारण बनना, इसका मतलब क्या हुआ? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाना। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? देखो, और पाई चार्ट होता है जो हमारा, इसे रिलेट करना, पाई चार्ट होता है मैथ्स के अंदर, आपने देखा है पाई चार्ट कैसे बना हुआ होता है? बिल्कुल एकदम कैसे बना हुआ होता है? नीट एंड परफेक्ट ऑर्डर, बिल्कुल नीट बना हुआ होता है। नीट मतलब बिल्कुल साफ सुथरा और एकदम परफेक्ट ऑर्डर में। आपने देखा होगा पाई चार्ट में हम क्या करते हैं, कोई कंपनी कितना निवेश कर रही है, कितना नीचे जा रही है, कितना पैसा कमा रही है, यही सब तो हम क्या करते हैं? पाई चार्ट में बनाते हैं। कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, कितनी पॉपुलेशन गिर रही है, तो वही है पाई ऑर्डर मतलब पाई चार्ट। पाई ऑर्डर जो हमारा रहता है कैसा रहता है? नीट एंड परफेक्ट ऑर्डर रहता है, पूरी तरह से व्यवस्थित, जिसकी पूरी तरह से व्यवस्था बनी हुई हो। एड हॉक का मतलब क्या होता है? डन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी को हुक कर लेना, पकड़े रखना, विशेष उद्देश्य के लिए, किसी को पकड़े रखना विशेष पर्टिकुलर पर्पस, किसी पर्टिकुलर पर्पस। एड का मतलब, हुक का मतलब क्या होता है? किसी को पकड़ना, हुक कर लेना। जैसे बोल नहीं देते हुक, हुक कहाँ पे? वहां पे हमारा हुक लगा हुआ है, इसका मतलब होगा एड हुक। डन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी काम को करना पर्टिकुलर पर्पस के लिए। अब हम हुक क्यों टांगते हैं? भाई यहाँ पे हुक टांगो, क्यों? ताकि हम उस पर कोई चीज टांग सके, पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम उसको यूज करते हैं। अ शूट इन द आर्म, अ शूट इन द आर्म
आर मतलब बाजू। अब यहाँ पे किसी ने गोली मारी है, मैं जा रहा था, अब मैं जाते जाते मेरे किसी ने यहाँ पे गोली मार दी है ना, उसका मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज इम्प्रूव सिचुएशन, समथिंग दैट इज इम्प्रूव सिचुएशन। अब गोली लगने के बाद क्या होगा, मेरी सिचुएशन ठीक होगी, शक्ति देने वाली चीजें। अच्छा एक चीज मेरे को याद आ रही है, आपने शूटर मूवी के अंदर है ना, शूटर मूवी के अंदर जब वो एक लड़का जिम कर रहा होता है, तो जिम के अंदर वो जो मतलब हीरो होता है शूटर मूवी में, वो जिम में जाके ऐसा ही कुछ करता है, ऐसे ऐसे करके उसे बोलता है खड़ा हो। इसका मतलब क्या होता है, वो शूट इन द आर, मतलब वो शूट दिखाता है। टाइगर होता है ना, टाइगर के लॉयन की, भाई तू खड़ा हो, कहाँ है तेरा शेर जो सो गया था। इसका मतलब क्या हुआ, समथिंग दैट इम्प्रूव सिचुएशन। वो समझता है कि मैं इसको इसकी आर्म की तरफ ऐसे करूंगा तो उसका क्या होगा, सिचुएशन इंप्रूव होगी, वो भी उससे लड़ेगा, पर ऐसा उसमें होता नहीं है। ऑल डू अप, इसका मतलब क्या हुआ, प्रिपेयर समथिंग नीटली एंड केयरफुली। ऑल डू अप मतलब ऑल डू अप, अच्छे से करो, पूरी तरह से सजाना। ऑल डू तो हो रहा था, देखिए ऑल डू का मतलब सब करो, पर सब कैसे करना है, अप मतलब बढ़िया कंटेंट देना है, बढ़िया तरह पढ़ाना है, बढ़िया तरह कोई भी काम करना है, अप मतलब अच्छी तरह। प्रिपेयर समथिंग नीटली एंड केयरफुली। अ शूट इन द डार्क, देखिए अंधेरे में तीर चला लो, क्या होगा, अंधेरे में आपने देखा होगा तीर चलाते हैं। अ शूट इन द डार्क, इसका मतलब क्या हुआ, अटेम्प्ट विद अ लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, अटेम्प्ट विद अ लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। भाई देखो, मैं आपसे बोलता हूँ कि एक काम करो, आपको सामने कुछ दिखाई दे रहा है, अब बोलते हैं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं बोलता हूँ आपको वहां पे एक कबूतर बैठा हुआ है, आपको उसमें क्या करना है, गन मारनी है या तीर मारना है। आप क्या करोगे, आप बोलोगे दिखाई नहीं दे रहा तो मैं मारूंगा क्या। पर अगर मैं आपसे दोबारा बोलूं तो आप क्या करोगे, एक अटेम्प्ट, एक चांस लोगे, पर आपको क्या होगा, एक लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, आप कामयाब, मतलब बहुत छोटा सा, लिटिल का मतलब ना के बराबर चांस किसका होगा, कि वो जो कबूतर है उसमें वो जाके तीर लगे। अंधेरे में की गई कोशिश, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत कम लिटिल चांस होते हैं जब भी हम शूट करते हैं इन द डार्क। अब देखिए डार्क वही तो हुआ जहाँ अंधेरा, काला रंग है, काला काला एरिया फैला हुआ है। अब काला रंग तो हर चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, केवल वो एब्जॉर्ब किसको नहीं कर पाएगा, या तो बिल्कुल ही व्हाइट हुआ है, या बिल्कुल ही रेड या ब्लू, जो उसमें मतलब कलर में ना आ पाए। अब आप वहां फिर भी गोली चलाओगे तो क्या हुआ, लिटिल चांस होगा, आप मतलब कामयाब हो भी पाओ, आप सफल हो भी पाओ या नहीं हो पाओ। ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स का मतलब अपने सारे कान लगा दो। भाई सारे कान का मतलब क्या होता है, कान तो दो ही होते हैं, पर इसमें मुहावरे में वो क्या कहना चाह रहा है, क्विक टू लिसन और अटेंटिव, एकदम क्विक मतलब एकदम से क्विक, टू लिसन किसी चीज को अचानक से एकदम से सुनना, पूरी तरह से सुनने के लिए तैयार, जो एकदम से पूरी बात सुनने के लिए तैयार होता है उसके लिए क्या बोल देते हैं हम, ऑल ईयर्स। अराउंड द क्लॉक, इसका मतलब समझिए आप, अराउंड द क्लॉक, इसका मतलब वो जो क्लॉक है ना, घड़ी है, उसके अराउंड चारों तरफ घूमता रहता है, अराउंड द क्लॉक, ऑल डे एंड नाइट। अराउंड द क्लॉक का मतलब क्या हुआ, 24 घंटे, 24 घंटे, ऑल डे एंड नाइट। अगेंस्ट द क्लॉक, अगेंस्ट द क्लॉक मतलब क्या होगा, कंप्लीट टास्क बिफोर अ डेडलाइन। अब मैं देखो आपसे मैं बोलता हूँ कि हमारी जो क्लास है वो, हमारी क्लास होनी चाहिए 30 क्लास होनी चाहिए, है ना, और पर मैं हम क्लास लगाएंगे 25, क्यों, ताकि हमारे टाइम कम लग पाए, क्वेश्चन हमारे ज्यादा हो जाए पर टाइम कम लगे। अब हम किसके खिलाफ चलेंगे, कंप्लीट टास्क बिफोर अ डेडलाइन, जो डेडलाइन है ना हमारी 30 की, वो क्रॉस ना हो पाए उससे पहले ही हम कंप्लीट कर दें अपने काम को, अगेंस्ट द क्लॉक कहलाएगा, समय के खिलाफ। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं 10 घंटे के अंदर 10 घंटे के अंदर 1000 ईंट फेंक दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ईंट भी बहुत मतलब टाइम भी बहुत कम लगाऊंगा और ईंट भी ज्यादा फेंकूंगा, तो क्या होगा, मैं समय के खिलाफ चलूंगा, है ना। मैं बोलूंगा अब तो आप मेरे को दे रहे थे 10 आवर, अब मैं आवर लूंगा 8, और जो ईंट की हमारी क्वालिटी वो मैं करूंगा 1200,
इसका मतलब जो मैं काम ज्यादा करूंगा और समय कम लूंगा, तो अगेंस्ट द क्लॉक हो जाएगा। अब बियर गार्डन, अब बियर, बियर का मतलब क्या होता है? भालू। अब देखिए जानवर है, अब जानवरों का गार्डन होगा, वो कैसा होगा? अ प्लेस ऑफ नॉइसी एंड डिस्टरबेंस। भाई देखिए इंसान हो तो थोड़ा नॉइस कम करेगा, जानवर है, जानवरों को क्या पता, जानवर तो मतलब अपने जैसे वो रहते हैं वैसे ही रहेंगे। अ प्लेस ऑफ नॉइस मतलब ऐसी जगह जहाँ आवाज आती हो, एंड डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस का मतलब क्या हो? जहाँ हलचल चलती रहती हो, वो हमारा क्या होगा? अ बियर गार्डन। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, हम बोल नहीं देते अरे बिल्कुल ही, या आप स्कूल में आपने देखा होगा टीचर बोल देते बिल्कुल सब्जी मंडी बना रखी, बैठते ही नहीं हो आराम से, उसका मतलब क्या होगा? अ बियर गार्डन, अ प्लेस ऑफ नॉइस एंड डिस्टरबेंस, शोर और से भरी जगह, शोर से भरी हुई जगह। देखिए ये आज हमारी क्लास खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको सारी इडियम फ्रेजेस समझ में आए होंगे, और जिसको भी जहां भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। और देखिए भाई एग्जाम के अंदर इडियम फ्रेजेस हो या वोकेबलरी हर एक पार्ट आना है, बिल्कुल बारीकी से पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ो, पूरी तरीके से पढ़ो और खत्म करो। ऐसा नहीं है, देखिए एग्जाम पहला क्लास है, एग्जाम आपकी लाइफ में है, आपकी लाइफ एग्जाम के ऊपर डिपेंड नहीं है ना। ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश का सिलेबस, मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का बहुत कम टाइम दीजिए। ये आपको लग रहा है देखिए मैं भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इन्हें दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ, चाहूँ तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे खड़ा हो जाऊँ, एक फोटो, देखिए मैं चाहूँ तो बुक का नाम लेके खत्म कर दूं, पर वो सब नहीं है, बुक का मैं नाम हटा के वही लिख दूं। देखो मैंने कितनी मेहनत से एक ही वर्ड लिखा हुआ है, अलग अलग बुक में ऐसा कहीं कंटेंट आप सेम एज इट इज दिखा दो ना, नहीं है पॉसिबल। ये क्या करा हुआ है, एक एक अलग अलग जगह से जो मेन मेन चीज है, जो लेटेस्ट पूछी नहीं है, ये वो इडियम फ्रेजेस है जो 2018 के बाद आपको 25 तक के लिए एग्जाम में मिलेंगे। आप देखोगे 18 से पहले इडियम फ्रेज अलग पूछे जा रहे थे, अब अलग है। ये वो पैटर्न है जो लेटेस्ट एग्जाम में अलग अलग जगह से पूछा गया है। इनमें से मैं चाहूंगा इनमें ये बता दूं 6 बार पूछा गया है, ये 3 बार, पर मैं वो लिखना नहीं चाहता, क्यों? फिर आपका ध्यान जाएगा भाई जो 6 बार में है वो नहीं पढ़ लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप देखिए गुमराह हो रहे हो, कभी कहीं पढ़ रहे हो फिर कुछ दिन कहीं पढ़ रहे हो, एक दिन कंसिस्टेंसी से आराम से पढ़ो, बिल्कुल लगातार अपनी स्पीड बनाओ, और देखना आप जिस दिन मॉक दोगे या जिस दिन आप एनालाइज करोगे, आपका इतना बढ़िया तरीके से सिलेबस हो जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत होगी कि चीज को लिखिए, बारीकी से समझिए, और जो समझ में ना आए अगले दिन क्लास में आके पूछिए या नीचे मेंशन कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और जो भी भाई मतलब पढ़ना चाह रहा हो उसे जरूर इस रील को मतलब इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि आने वाले टाइम में उसका भी भला हो सके, है ना, और हमें कुछ अपने सुधार मिल सके, जैसे कोई कमी हो तो वो हमसे बता सके, हम उसमें सुधार लाएं। तो अच्छे से पढ़ के आना, उम्मीद करते हैं सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।